नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साही सर हार्ट टॉक भारत पर जुड़ चुके हैं और कुछ ऐसी रणनीतिक जानकारी वो दे सकते हैं और देने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। और अगर आप उनकी दी गई जानकारी को के वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो आप भारत की सेवा करेंगे, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा और भारत की से जुड़ा हुआ मामला है। खबर यह है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवल से मिले और उन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ सीमा विवाद के संदर्भ में बातचीत हुई है। 3000 से अधिक किलोमीटर की जो हमारी हिमालय रेंज की पूरी उनकी सीमा है, उसमें कई जगह एक दूसरे को लेकर के आशंकाएं हैं, मतभेद हैं और 1962 और उसके बाद समय समय पर इसी को लेकर के हमारे दोनों के बीच में संघर्ष भी हुआ है। परिस्थितियां बदल गई हैं। अगर हम कहें पूरी राजनीतिक या यूं कहें रणनीतिक राजनीतिक माहौल इस कदर बदला हुआ है कि चीन और भारत एक साथ आना चाहते हैं, लेकिन भारत आशंकाओं से घिरा है। फिर भी ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तकाजा है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। चीन भी आशंकित है, लेकिन चूंकि मैं एक बार क्षमा के साथ कहना चाहूंगा कि उनकी विदेश नीति में मक्कारी का भाव ज्यादा रहता है और इसलिए हमारी आशंकाएं अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चीन की भी मजबूरी है, क्योंकि अगर अमेरिका को एशिया से बहुत ज्यादा दूर रखना है तो कुछ हद तक उसे भारत को मिला के चल, क्योंकि अब अमेरिका के लिए चीन आर्थिक दृष्टिकोण से तो बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली में एनएसए अजित डोवल के साथ जो मुलाकात हुई है, क्या एससीओ समिट में कोई बात हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सी जिनपिंग के बीच? क्या उसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल जो वांग यी से मुलाकात की और बातचीत के बाद उन्होंने 3 बातों पर जोर दिया, उन सब के बड़े मायने निकलने वाले हैं। और सीमा पर जहां जहां हम दोनों के बीच में कोई भी रिफ्ट है, मतभेद है या हम आशंकित हैं, उस पर कुछ आगे बढ़ने या समझौता करने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। कर्नल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मुझे इतनी बड़ी बातें और चंद लाइनें इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि बैकग्राउंडर देना बहुत जरूरी है। सर, अब आप बताएं कि ये देश की जनता क्या पाने जा रही है इन दोनों के बीच जो नजदीकियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, बढ़ नहीं गई। धन्यवाद दिवाकर जी। महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में जो भी जानकारी हमारे पास है वो देशवासियों से साझा करना आवश्यक है। हमारी जो चिंताएं हैं वो बेबुनियाद बिल्कुल नहीं है। ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो हिंदी चीनी भाई भाई से लेकर 62 का, बल्कि 62 से पहले भी जो चकसांग वगैरह में 58 59 में चाइना ने अपनी एक्सटेंशन की और एक्सपेंशनिस्ट अपनी पॉलिसी के तहत हमारी ज़मीन हथियाई। उसके बाद जिसको आज तक लोग कहते हैं कि वहाँ कॉलोनी बन गई, ये बन गई, अक्साई चीन का इलाका, जिसमें भी फिर उन्होंने कब्जा दिया और हम उस बात को उस समय हजम करके बैठ गए, जबकि हम अपनी तरफ से भलाई करते रहे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट उनके लिए छोड़ दी। उनको तिब्बत पर हमला करने के लिए हमने राशन रूशन भेजा, सहायता की। तो जबकि हमारी तरफ से मित्रता का हाथ बढ़ाया जा रहा था, भाई भाई के नारे लग रहे थे, वो पीठ के पीछे हमारे खंजर मारते रहे। तो जितनी हमारी ये अप्रीहेंशंस हैं, हमारी चिंताएं हैं उनकी मक्कारी के बारे में, वो बेबुनियाद बिल्कुल नहीं है। अब उनकी पॉलिसीज तो कभी चेंज हुई नहीं है और बिल्कुल। उनकी वो मक्कारी के उनकी रेड बुक में लिखा है ऐसा। एक झूठ को इतनी बार बोलते जाओ कि वो सच लगने लगे। और इस पॉलिसी को दुनिया के कई देश अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान उस पॉलिसी पे चलता है,
हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति भी कुछ उसी दिशा पर चल रहे हैं कि 20 बार, 25 बार, 28 बार एक झूठ बोलते जाओ। अभी भी बोले कि थे 6 देशों का मैंने समझौता करा दिया, वो 6 में एक हम भी शामिल है, जिसमें उनका कोई जिक्र ही नहीं था। तो इस तरह की बातें को देखते हुए हमें जो भी चाइना के साथ संबंध रखने हैं, बहुत सावधानी से रखने हैं। दूसरी बात मैं माउंटेन्स की करूंगा। माउंटेन वॉरफेयर में जितनी हमारी सेना निपुण है और जितनी ठंड में और डिफिकल्ट पहाड़ों पर ऑपरेट कर सकती है, इतना अनुभव संसार में किसी और सेना को नहीं है। तो हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन वॉरफेयर में अभी हमारा इतना लंबा 62 से अभी तक का अनुभव भी है, हमारी ट्रेनिंग भी है, हमारा एक विशेष स्कूल है जहाँ किसी समय मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अपर हैंड में हैं, और ऐसी सूरत में अगर चाइना कोई कंसेशनल जगह मांगता है तो वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनके सेना ना तो उस ठंड को बर्दाश्त कर सकती है, ना इतनी सुदृढ़ है कि उन पहाड़ों में हमारा मुकाबला कर सकती है। तो वो एक चालाकी किसी किस्म की करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर उनके ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कर्नल सर, यहाँ मेरा एक सवाल है। आप चूंकि माउंटेन वॉरफेयर के विशेषज्ञ हैं और आप तो 40 साल से अधिक का आपका अनुभव है, बहुत अच्छी तरीके से पूरे बॉर्डर को समझते हैं, अगर हम चीन और भारत का संदर्भ लें तो, और लगभग अगर पूरा अरुणाचल से लेकर के और टॉप जम्मू कश्मीर तक पहुंचे तो 3000 या 3500-3400 किलोमीटर, कुछ ऐसा है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन शायद 3500 मैक्सिमम लगभग 3500 3500 हाँ स्क्वायर किलोमीटर पर हम जो है विजिलेंट होते हैं चीन को लेकर के। और आप जैसा कि बता भी रहे हैं कि चीन हमारे सामने कम से कम माउंटेन वॉरफेयर में बहुत अपर हैंड में नहीं है और न रहेगा, बावजूद इसके जहां वो जा करके हमसे छीन चुका है हमारी जमीन। 1962 से मैं बात कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी वाली बात नहीं कर रहा हूं कि हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, उनकी बात को सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। चीन बातचीत के इतने दौर चला देने के बावजूद भी आज भी बहुत ज्यादा कहीं वो हमको कंसेशन दिया नहीं, या वहां पर उसने उस मतभेद को समाप्त करते हुए नहीं दिखा है। गलवान से वो जरूर पीछे हटे हैं क्योंकि हमने उतनी मुश्किलें उनके लिए पैदा कर दी। सही कह रहे हैं। ये कुछ ऐसा है कि मैं अगर रोज आपके यहाँ मुफ्त की रोटी खाने का आदी बन जाऊं, अब मैं कहूं कि मैं ऐसा कंसेशन कर रहा हूं कि अगले 4 दिन आपके यहाँ नहीं खाऊंगा। तो इस तरह का कुछ है कि वो इतना आगे आकर जो कब्जा कर चुके हैं, बिल्कुल उसके पीछे जाने की बातचीत उन्होंने अभी तक कहीं की नहीं है। ही नहीं। इसके साथ ही दिवाकर जी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने अपने भलमनसाई में कई बार मार खाई है। 62 में जो वो आ गए, वो हिंदी चीनी भाई भाई की शक्ल में। उसके बाद एक समझौता हुआ था सियाचिन पर, वो भी डीमिलिटराइज जोन पर हम ट्रस्ट करते रहे, और पाकिस्तान ने वहां आकर कायद पोस्ट बना दिया, जिस पर मेरा पलटन ने हमला किया था, और उसका नाम बदली करके बाना पोस्ट बनाया और उनको वहां से खदेड़ा। अभी चंद वर्ष ही हुए थे कि यही सीन फिर रिपीट हुआ कारगिल में, जहां मुशर्रफ खुद भी आ गए थे और उन्होंने आकर हमारी ही पहाड़ियों पर, हमारे ही मोर्चों में घुसकर बैठ गए और उनको सेट कर लिया हमारी तरफ हमला करने के लिए। तो ये बार बार धोखा हमारे साथ हो चुका है, और मैं नहीं समझता कि हमारी सेना के जो डिसीजन लेने वाले हैं बिल्कुल अब इस तरह के किसी धोखे में पड़ने वाले हैं। तो नॉन मिलिटराइजेशन मेरी दृष्टि में रूल्ड आउट है। बहुत महत्वपूर्ण बात सर कहे हैं आप।
मेरा एक और और सवाल आपसे है जो शायद स्पेकुलेशन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपके अनुभव के आधार पर वो सत्य के बहुत नजदीक पहुंचेगी बात। हुआ ये है कि वांग यी से मुलाकात किए हैं तो हमारे एनएसए साहब किए, और हमारे एनएसए साहब बातचीत बहुत टू द पॉइंट करते हैं और ले भी लेते हैं, अपने काम की चीज वो निकाल लेते हैं। ये अनुभव बताता है, कम से कम 11 साल से ज्यादा का अनुभव कह रहा है। आज वांग यी से 1-to-1 जो बातचीत हुई है, हालांकि उसमें डेलीगेशंस थे, जो वीडियो आ रहे हैं, किन 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 मुद्दों पर बातचीत हुई हो सकती है? सीमा का ही संदर्भ है, इससे अतिरिक्त और एनएसए से कोई बातचीत नहीं हुई है। सीमा है और दोनों देशों के संबंधों के साथ पूरी दुनिया का एक संदर्भ होगा। देखिए, मिलिटरीली मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा कुछ हल्का थिनिंग आउट हो सकता है, हम्म, और वो भी ऐसे एरिया से जिनको हम हॉट एरिया नहीं कहते हैं, बिल्कुल। वहाँ शायद लिमिटेड सा थिनिंग आउट हो जाए। एक बात। दूसरी बात, चाइना के वेपन्स को पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी तरह से उनकी औकात दुनिया को दिखा दी है। हम्म, हमारे वेपन सिस्टम की औकात भी दुनिया ने देख ली। बड़ी अच्छी तरह देख ली है। ऐसे संदर्भ में शायद वो अपनी जो वेपन मार्केट है उसके विरोधाभास में जी। हम कुछ ज्यादा ऐसा न करें जो उनकी मार्कडाउन होती जाएगी। हम्म, ये विचार जो है, ये मेरा ख्याल अमेरिका को भी रखना चाहिए। ये विचार अब चाइना को और जोर से रखना चाहिए कि वो यकीन करें कि उनके दिए आर्मामेंट्स के ऊपर पाकिस्तान ज्यादा उछल कूद न करे। हो सकता है एक सॉफ्ट सा मैसेज ये भी दिया गया हो कि अगर आपने अपने जो खिलौने बनाते हो उनकी मार्केट जिंदा रखनी है तो उनको कम से कम हमारे विरुद्ध ट्राई नहीं करना, इवन थ्रू पाकिस्तान डायरेक्टली। तो खैर शायद समय नहीं आया, हाँ, जल्दी हम्म, जल्दी नहीं आने वाला है, एक दिन जरूर आएगा, ऐसा मुझे ख्याल है। क्योंकि इकोनॉमिक फील्ड में चाइना को भी उतनी ही तकलीफ हो रही होगी हमारी मॉनेटरी डेवलपमेंट से राइट। जितनी अमेरिका को हो रही है। सर, हम इस शायद बात को और थोड़ा सा सरलीकरण करें अगर इसका, तो मैं एक रीजन वाइज अगर पूछता हूं, अरुणाचल को लेकर के क्या भारत दो टूक उनसे करेगा? क्यों? उसकी भूमिका बनेगी, ऐसा नहीं कि इकट्ठे आज ही सारी बात हो जाएगी। लेकिन क्या, जैसे अरुणाचल कहते हैं वो हमारा, उसको विवादित क्षेत्र बताते हैं। उसके बाद भारत भूटान के बॉर्डर पर भी आप देखें, डोकलाम एरिया पे भी किस तरीके से वो घुसपैठ करने की कोशिश की भारत ने, उसको उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया। इसके बाद लेह लद्दाख का पूरा क्षेत्र, फिर अक्साई चीन। इनको देखते हुए क्या लगता है कि हमें क्या ऐसी एक पॉलिसी पर चलना चाहिए कि चीन को अब सोचना पड़े कि वास्तव में उसे भी लगे कि ये नया भारत है, वो बॉर्डर पर हमसे समझौता करे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। वो दिवाकर बिल्कुल जी, आगे है। मैं नहीं समझता कि वो इस तरह के समझौते का समय अभी आ गया है। हम्म, पर ऐसा समय जरूर आ गया है कि वो रियलिटी को देखते हुए हम्म, अब जो वो रोज शोर मचाते थे हम्म, कि आपके वो दलाई लामा नेफा क्यों जा रहे हैं, हम्म, आपके प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल में क्यों जा रहे हैं, राइट, राइट। मेरा ख्याल अब वो एक साइलेंट पोस्चर पर आ जाएंगे। हम्म, जो बड़बोली बातें करते थे शायद अब वो साइलेंस मेंटेन करेंगे। पर ये कहा जाए कि वो अपने उन सब क्लेम्स को वापस ले लें, या जो मैकमोहन लाइन जिसको हम्म, वेल डिफाइंड नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल। उसको वो डिफाइन करके और पक्का मान लें। मेरे ख्याल में उस स्टेज पर अभी तक ये बातचीत नहीं गई होगी। हम्म, शायद व्यापारिक संबंध अगर अच्छे होते हैं हम्म, और एक दूसरे के ऊपर व्यापारिक निर्भरता जब बनती है तो शायद कोई स्टेज आ जाए कि साइलेंटली इन विषयों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, हम्म, कोल्ड स्टोरेज में छोड़ दिया जाए, और तब तक न छेड़ा जाए जब तक कि व्यापारिक संबंधों में कोई खास कड़वाहट नहीं आती। तो वो लेन देन शायद चलता जाएगा, ये चीजें ठंडे बस्ते में पड़ी रहेंगी।
इस सब के बावजूद मैं एक बार फिर ये बात दोहराना चाहता हूं कि सैनिक रूप से हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं करना बिल्कुल नहीं चाहिए, करना चाहिए सर। क्योंकि ये बातें ठंडे बस्ते में चली गई और हम बोले 1-2 डिवीजन हम वहां से उठा लें और इधर ले आए, या कुछ वेपन सिस्टम्स हटा लें, या जो नए वेपन सिस्टम्स लग रहे हैं नए नए उनकी तैनाती, नए टैंक वहां चले गए हैं, नई गन्स वहां चली गई हैं, नए हेलीकॉप्टर्स वहां गए हैं, इन सब चीज़ों को हम वहां से या हटाने का या कम करने का प्रयास करें। वो समय अभी नहीं नहीं। आया है। तो आज जो भूमिका बनी होगी, क्योंकि ये सब कुछ बहुत इलस्ट्रेट करके तो बताया नहीं जाएगा, बातचीत अच्छी रही, वो जो डिप्लोमेटिक अंदाज होगा वो ब्रीफिंग में आएगा। चूंकि आप इससे, मैं इसीलिए इस स्पेसिफिक की बातें पूछ रहा हूं सर, पीओजे के को लेकर के भी, और जिस तरीके से सीपैक का मामला चल रहा है और अमेरिका की एंट्री के बाद, कोई माने या न माने, मेरा अपना एनालिसिस है सर कि चीन तो परेशान है। तो क्या ऐसे में कुछ वो भारत को लिवरेज देता हुआ दिखेगा? किस चीज का लिवरेज देंगे? लिवरेज है कि सीपैक सीपैक को अबंडन नहीं कर सकते वो। हम्म हम सीपैक की आज्ञा नहीं दे सकते हमारे जमीन से। तो फिर आपको लगता है कि कहीं कोई बहुत ज्यादा जो आइस ब्रेकिंग वाली बात हो रही है, वो संभावना बनेगी? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। नहीं दिवाकर जी, मैं समझता हूँ ये स्टेलमेट हो जाएगा इन चीजों का। राइट, राइट। ये चीजें शायद ठंडे बस्ते में चली जाएंगी तो और वही ये तो फिर व्यापारिक इशू जहां पर सहमति बनती है हम्म, उन पर बिल्ड करेंगे। तो ये तो सर, बिल्ड ऑन द एग्रीएबल एंड डिस्कार्ड द नॉन एग्रीएबल। तो ये तो कांग्रेस भी करती थी। कांग्रेस से आगे हम यहां गए, कांग्रेस की सरकार, मैं पार्टी का नहीं, इसमें कोई, ये देश का मामला है। जितनी भी सरकारें रही माइनस मोदी, मैंने माइनस मोदी कह रहा हूं, मोदी का कार्यकाल 11.5 साल को अगर छोड़ दिया जाए, हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में गजब का विकास किया है। जहां तक हमारे आर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जिसमें रोड है, हेलीपैड्स हैं और ये सारी सारी बातें, इतने विकास की स्थिति को देखने के बाद क्या अभी भी चाइना ये सोचेगा कि वही पुराना वाला भारत है? नए भारत तो ऐसे ही वो देखेगा ना, एक व्यापार से देखेगा। और दूसरा, जिन क्षेत्रों में उसने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास 25 साल पहले हमसे कर लिया, आज हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमने काम किया है 12 साल में। तो चीन तो समझेगा ना कुछ सर। देखिए, जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस भी ऐसा करती थी, मैं सहमत नहीं हूं। ये कोई टनल नहीं बना था, ये मैं वही कोई बात तो रोड कह रहा नहीं हूं सर, बने वही थे। बात मैं कह रहा हूं। हाई अल्टीट्यूड का छोटा टैंक राइट, राइट। जो अभी शेर की तरह दहाड़ कर गलवान में दौड़ लगाता है, ऐसा कुछ नहीं बना था। बिल्कुल। कर्नल सर, वो यही जो तो लीड सवाल है ना मेरा, कि 11.5 साल में बहुत बदलाव हो गए हैं। इस जी बदलाव के बाद जो चीनी माइंडसेट है, जिसमें जहां मौका देखो और वहीं भिड़ जाओ और वहीं पे जाके बैठ जाओ, उस पे लगाम लग सकती है क्या? क्या एनएसए डोभाल अब ये सब बातें प्रकारांतर से कहेंगे क्या? निश्चित तौर पर वो स्टेलमेट पर आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ऑफेंसिव हरकत मैं नहीं समझता इस बातचीत के बाद वो बिल्कुल यकायक करने की कोशिश करेंगे। पर इस सब के बावजूद मैं तीसरी बार वही बात बोल रहा बहुत हूं सावधान रहना कि पड़ेगा। हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना। करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है। ठंडे बस्ते में डालने की कवायद होगी, जहां आगे बढ़ने या कब्जा करने की बात थी। दूसरा, व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाया जाएगा। और तीसरा, जहां जहां हमारे मतभेद हैं उनको सुलझाने की प्रक्रिया तो कम से कम चलाई जाएगी, और हम एक्स्ट्रा ऑफेंसिव नहीं होंगे या ओवर ऑफेंसिव नहीं होंगे, जैसा कि गलवान में हमने देखा। कर्नल सर का मानना है कि 11.5 साल के कार्यकाल में जो कुछ भी हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में कर डाला है, अब चीन बड़ी हिमाकत करने की कवायद नहीं करेगा। लेकिन वो 3 बार कहे हैं हमें चीन से सावधान रहना चाहिए। और शायद एनएसए डोभाल ने आज जो बातचीत की है, इसमें इन्हीं सब बिंदुओं पर केंद्रित रहते हुए उन्होंने डिप्लोमेटिक अंदाज में चीन के साथ संबंध कायम करने और उसे मजबूत करने की कवायद भी जरूर की होगी।
आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और कर्नल सर की बात और उनसे कोई सवाल तो उनसे जरूर पूछिए। आपका मैं आभारी रहूंगा और कर्नल सर उसका जवाब देंगे। और शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक भी कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आप सुनते रहे हैं, अच्छी बातें इस पे अगर आपको लगी तो अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।